Assalamu alaikum and welcome viewers. Today I am feeling pleasure in sharing with you presentation skills. My points of discussion are what is presentation, purposes of presentation and planning a presentation. Oral presentation is the expression of ideas or facts formally and orally. Making a good oral presentation is an art that involves attention to the needs of your audience, careful planning and attention to delivery. ख़यालात और हक़ाइक़ के रस्मी ज़ुबानी इजहार को ओरल प्रेजेंटेशन कहा जाता है और चूँकि ज़ुबानी इजहारिया एक आर्ट है, एक फ़न है, तो उसके लिए आपको जहन में ये रखना होता है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ़ योर ऑडियंस। आपके जो सामीन हैं, आपके हाज़रीन हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं और उसके लिए आपको बड़ी ही मोहतात अंदाज में मनसूबाबंदी करना होती है और इजहार करने के लिए भी आपको बड़ी तवज्जो की ज़रूरत पेश आती है। There are some examples of presentations: briefing a team, addressing a meeting, talking to a group, making a speech, video conferencing. तो प्रेजेंटेशन हम मुख्तलिफ मौक़ों पर करते हैं, जैसे कि अगर किसी टीम को हमने ब्रीफिंग देनी हो या किसी मीटिंग में अपने ख़यालात का इजहार करना हो, किसी ग्रुप से बात करना हो, तकरीर करना हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हो। To be effective in a presentation, a step-by-step preparation is required, no matter how eloquent your speech is. अब ज़ुबानी इजहारिये को मौसर अंदाज में दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें। अगरचे आप बहुत ही फसीह व बलीग हों, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ अहम बातों को मद्देनज़र रखना होता है। You may be creative in your presentation, depending on your audience and need. There are some universally agreed upon points which are recommended. So this includes methods and means of presenting the information. अगरचे आप बहुत ही ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हों, लेकिन फिर भी आपको अपने हाज़रीन और उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ वज़ा करदा उसूलों पर चलना होता है और इसमें ख़ास तौर पर दो उसूलों को या दो एलिमेंट्स को आपको सामने ज़रूर रखना है। एक तो ये कि मेथड्स और दूसरा मीन्स, कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करना है और किस ज़रिए से अपनी प्रेजेंटेशन आपने अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी है। Purposes of presentation. There are three broad categories in which a presentation can be classified. These are information, persuasion and education. अगर हम प्रेजेंटेशन के मकासद की बात करें तो वसी दर्जाबंदी अगर हम इसकी करें तो हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन के उमूमी तौर पर तीन मकासद हुआ करते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन, दूसरा परसुएशन और तीसरा एजुकेशन। तो हम इनको भी वन बाय वन देखते हैं। इंफॉर्मेशन. एन इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन गिव्स द ऑडियंस इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का मकसद अपने ऑडियंस को किसी ख़ास उन्वान या किसी ख़ास मौजू के मुतालिक मालूमात फराहम करना होता है। A persuasive presentation is an effort to change or influence opinions, beliefs or behaviors of the audience by presenting your most convincing arguments. Persuasive presentation का मकसद होता है कि आपने अपने मजबूत दलाइल के ज़रिए से अपने हाज़रीन की जो राय है, उनके जो अकायद हैं, उनके जो रवैये हैं, उसमें आप तब्दीली या बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। Education. The purpose of the educational presentation is related to academics, like presentation of teachers and students. Here, the purpose is to impart and share knowledge and education. और तीसरी कैटेगरी में प्रेजेंटेशन का मकसद तालीम है, तालीम व ताल्लुम है। जैसे कि असातिज़ा और तलबा जब प्रेजेंटेशंस देते हैं तो उनका मकसद एक दूसरे के साथ इल्म व तालीम को एक दूसरे से शेयर करना होता है, तालीम को फैलाना होता है। Now, how to plan a presentation? For a well-organized and effective presentation, we must follow these points. Number one, determine the purpose. Analyze the audience. Gathering material. Organization of material. Create visual aids. Rehearse the talk or presentation. So, number one is determine the purpose. Before starting the preparation for presentation, we must know the purpose of presentation. We should determine the definite purpose so that we would be able to direct our speech in the right way.
The purpose of a presentation may be to provide information, persuade the audience to accept a point of view, or encourage them to take action. प्रेजेंटेशन की तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहला जो काम करना है वो अपने मकसद का तयन करना है, क्योंकि अगर आपके पास एक वज़ा करदा एक मकसद का तयन हो चुका होगा तो फिर आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और प्रेजेंटेशन का मकसद चूँकि मालूमात फ़राहम करना भी है और लोगों को माइल और राग़िब करना है अपने पॉइंट की जानिब, या आपका मकसद ये है कि आप लोगों को इनकरेज करें ताकि वो किसी एक्शन की तरफ जाएं। Knowing your purpose will help you decide what to include and how to structure your presentation. जब आपको अपने मकसद का अंदाज़ा हो चुका होगा, आप अपने मकसद का तयन कर चुके होंगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन के मटेरियल में क्या शामिल करना है और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिज़ाइन करना है। So select effective information. What kind of information will best support the presentation? What kind of information will be relevant to the audience? And are there useful examples or case studies to illustrate your ideas? तो फिर आप कुछ इंफॉर्मेशन की सिलेक्शन करते हैं, जैसा कि आपको किस तरह की मालूमात चाहिए जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को सपोर्ट दे। दूसरा ये कि आपको किस किस्म की मालूमात चाहिए जो कि आपके और आपके सामईन के साथ मुताबिकत रखती हो। और तीसरा ये कि आपके पास मुफीद मिसालें होनी चाहिए ताकि जिससे आप अपने ख़यालात को पुरज़ोर तरीके से दूसरों तक कन्वे कर सकें। Now the step number 2 is analyze the audience. After determining the purpose, we must know the standard of our audience. We would make our appearance according to the hidden demands of the beholders. We would also select the level of language according to our audience. In Pakistan, if our audience consists of illiterate people, we would not select English for our presentation. मकसद का तयन करने के बाद हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे सामईन हैं उनका लेवल क्या है, उनका दर्जा क्या है। उसके लिए एक तो यह है कि हमें अपनी और अपनी प्रेजेंटेशन के मवाद की तैयारी उसके मुताबिक करनी होती है, और दूसरा ये है कि हमें इस बात का भी अंदाज़ा लगाना ज़रूरी होता है कि हमारी लैंग्वेज का लेवल क्या होना चाहिए। अगर हमारे सामने जो सामईन और हाज़रीन मौजूद हैं और वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो यकीनन हम उनके लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान का इंतखाब नहीं करेंगे, बल्कि हम उनके लिए कोई और मीडियम इस्तेमाल करेंगे। सम क्वेश्चंस टू कंसीडर। और जब कभी आपने अगर ऑडियंस का एनालिसिस करना हो तो आपको चंद सवालात को मद्देनज़र रखना होता है। नंबर 1, हु इज़ योर ऑडियंस। कि पहली बात तो ये कि आपके सामईन, आपके हाज़रीन कौन है। व्हाट डू दे नो अबाउट द सब्जेक्ट। वो उन्वान जिसके बारे में आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो कितनी हद तक उसके बारे में जानते हैं। व्हाट टर्मिनोलॉजी विल दे नो। और वो कौन सी इस्तिलाहात हैं जिसे वो समझ पाएंगे। व्हाट डू दे वांट टू नो। वो क्या जानना चाहते हैं। हाउ कैन यू इंगेज दिस ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस को किस तरीके से अपने साथ इंगेज कर सकते हैं, किस तरह अपने साथ मसरूफ़ कर सकते हैं। व्हाट मैटर्स टू देम। और उनके नज़दीक किस बात की ज़्यादा अहमियत है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ गैदरिंग मटीरियल। नाउ वी नो द पर्पज़ एंड ऑडियंस, सो वी कैन स्टार्ट गैदरिंग मटीरियल फॉर आवर प्रेजेंटेशन। अब जबकि हम अपने मकसद का तयन कर चुके हैं और अपने सामईन के बारे में भी जान चुके हैं, अब वो मरहला आन पहुंचा है कि हमने अपने मटेरियल को इकट्ठा करना है। एंड वी कैन यूज़ डिफरेंट सोर्सेज लाइक प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। और अपने मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए हम 2 तरह के ज़राए का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी सोर्स। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ record containing first-hand information or original data on a topic. Common examples of primary sources include letters, diaries, speeches, newspapers, court cases, manuscripts, audiovisual recordings, census figures, photographs, artwork, maps, original research studies, interviews, etc. So मटेरियल हासिल करने के लिए हम प्राइमरी सोर्सेज से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फ़र्स्ट हैंड होते हैं, यानी कि किसी शख्स ने जब ज़ाती तौर पर कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपने मुशाहिदात की रोशनी में जब कुछ चीज़ें तहरीर की होती हैं और वो वेरी फ़र्स्ट टाइम जब वो मंज़र-ए-आम पर आ रही होती हैं, पब्लिश हो रही होती हैं, तो उसे हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। और उसकी मिसालों में आप देख लीजिए कि लेटर हैं, डायरी हैं, तकारीर हैं, अखबारात हैं, कोर्ट केसेस हैं,
और मुख्तलिफ़ तरह की दीगर मिसालें हैं। Now what is a secondary source? Provides second-hand information and commentary from other researchers. Secondary sources are works that analyze, assess, or interpret an event, era, or phenomena, generally utilizing primary sources to do so. Secondary sources often offer a review or a critique. Common examples of secondary sources include books, biographies, essays, encyclopedias, literary criticisms, जर्नल आर्टिकल्स एट्सेट्रा। सेकेंडरी सोर्सेज वो हैं कि जो कि सेकंड हैंड यानी कि रिसर्चर्स के बाद रिसर्चर्स जो पहले से लिखी गई चीज़ों से इस्तेफादा करते हैं, यानी कि जो पहले से पब्लिश्ड चीज़ें हैं उनसे इस्तेफादा करते हुए फिर वो आगे लोगों तक शेयर करते हैं। और वो मटेरियल जिससे इस्तेफादा किया जाता है ये वो होता है कि जो पहले से जिसका तज्ज़िया किया हुआ होता है और वो किसी ख़ास वाक़े के बारे में, किसी दौर के बारे में, किसी मुख्तलिफ़ तरह के उन्वानात के ऊपर जो पहले से की हुई रिसर्चेज़ हैं और उन पर जो पब्लिश्ड मटेरियल है उससे फिर इस्तेफादा किया जाता है। और ये आम तौर पर इस पे एक रिव्यू या क्रिटिक की एक एग्जांपल होती है और इसमें आप देख लीजिए कि इसमें बुक्स शामिल हैं, मज़ामीन हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और मुख्तलिफ़ तरह के छपने वाले आर्टिकल्स इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटीरियल। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेज। आफ्टर गैदरिंग द मटीरियल वी नीड टू ऑर्गेनाइज इट। At this stage, we organize it in an effective way. We can develop headings and subheadings. We decide how to begin and finish our speech. Most presentations consist of an introduction, the body, and a conclusion. The introduction prepares the audience for what you will say in the body of the talk, and the conclusion reminds them of your key points. तो जब आप अपने मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं तो अब वो मरहला है कि अब आपने उसको मुरतब करना है, आपने उसको तरतीब देनी है। और इसके लिए इस स्टेज पर हम क्या करते हैं कि हम अपने पॉइंट्स को या अपने मवाद को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में तकसीम कर लेते हैं और फिर हम ये फ़ैसला करते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी स्पीच की इब्तदा करनी है और उसका इख्तिताम कैसे करना है। उमूमी तौर पर प्रेजेंटेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और उसका कंक्लूजन है। अब इंट्रोडक्शन हाज़रीन को या सामीन को बताता है कि पैराग्राफ की बॉडी में कौन कौन सी बातें आगे पढ़ने को मिलेंगी और कंक्लूजन जो है वो बेसिकली एज ए रिमाइंडर फंक्शन करता है कि वो जो आपके ज़रूरी और अहम नुकात हैं वो उनको एक दोबारा से री-एम्फेसाइज़ करता है। तो अगर हम देखें तो हम अपने मटेरियल को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं जी, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में। नाउ व्हाट इज़ एन इंट्रोडक्शन? अ गुड इंट्रोडक्शन डज़ 4 थिंग्स। एक अच्छा तारुफ 4 तरह के रोल प्ले करता है, 4 तरह के काम करता है। अट्रैक्ट्स एंड फोकसेस द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, पुट्स द स्पीकर एंड ऑडियंस एट ईज, एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ द टॉक एंड व्हाट द स्पीकर वुड लाइक टू अचीव, गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ द टॉक। अच्छा इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो अपने हाज़रीन और सामीन की तवज्जो हासिल करता है, उसके बाद वो ऑडियंस को और स्पीकर को दोनों के लिए आसानी फराहम करता है, यानी कि एक आरामदेह और मुवाफिक माहौल मुहैया करता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन का मकसद ये भी है कि जो कोई मकासद स्पीकर हासिल करना चाहता है तो उसके मकासद के हुसूल में ये उसके लिए मददगार साबित होता है। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन एक ओवरऑल ख़ास जो नुकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी एक तायराना जायज़ा पेश करता है। सो इट इज़ ऑफन अ गुड आइडिया टू बिगिन अ टॉक विद अ क्वेश्चन, अ शॉर्ट स्टोरी और एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट योर टॉपिक। तो अगर आप चाहें अपने इंट्रोडक्शन में कोई भी सवाल से अपनी इब्तदा कर सकते हैं, कोई छोटी सी कहानी बयान कर सकते हैं या कोई दिलचस्प मालूमात भी आप अपने उन्वान के बारे में शुरू में बयान कर सकते हैं। देन कम्स द बॉडी। The body of a presentation must be presented in a logical order that it is easy for the audience to follow and natural to your topic. Examples, details and visual aids add interest to a presentation. Introduction के बाद जो body portion है उसमें आपके ख़यालात को मंतकी अंदाज में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना इंतहाई ज़रूरी है और उसमें अगर आप अच्छी मिसालें और उसमें अच्छी तफसीलात बयान करेंगे और उसके लिए अगर आप बसरी मुआवनात का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन में दिलचस्पी पैदा होगी बल्कि ऑडियंस को भी वो देखने में और सुनने में भली महसूस होगी।
Here are some questions you can ask yourself about the examples you include. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि अगर आप जब कभी मिसालों का इस्तेमाल करें तो आप दर्ज झैल सवालात को ज़रूर मद्देनज़र रखिए. Are they relevant to the experience of the audience? Are they concrete? Will the audience find them interesting? Are they varied? Are they memorable? तो आपने एक तो ये देखना है कि जो मिसालें आप शामिल कर रहे हैं क्या वो आपके ऑडियंस के तजर्बे के साथ मुमासलत रखती हैं. दूसरा ये कि जो मिसालें आप शामिल कर रहे हैं क्या वो कंक्रीट हैं, ठोस हैं. तीसरे नंबर पर ये कि क्या आपकी मिसालें आपके सामीन और आपके हाज़रीन के लिए दिलचस्पी का हामिल होंगी. मज़ीद ये कि क्या आपकी जो मिसालें हैं उनमें वेरिएशन पाई जाती है और क्या आपकी मिसालें ऐसी हैं कि जो लोगों को याद रह जाएं. आफ्टर बॉडी देन कम्स द कंक्लूजन. A good conclusion does two things: reminds the audience of your key points and reinforces your message. Your conclusion should end the presentation on a positive note and make the audience feel that they have used their time well listening to you. Conclusion भी दो तरह के जनाब काम करता है. एक तो ये कि ये आपके ऑडियंस को आपके जो अहम या मरकज़ी नुकात हैं उनके बारे में याद दहानी करवाता है और दूसरा आपका जो पैगाम है ये उसको और ज़्यादा जानदार बनाता है, उसमें ज़ोर पैदा करता है. आपकी प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन मुस्बत होना चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस को ये फ़ील हो कि उन्होंने जो जितना सब वक्त आपको सुना है तो ये उनके लिए एक मुस्बत सरगर्मी रही है. Now the next step is create visual aids. Visual aids include pictures, charts, graphs, models, multimedia, etc. These are very important elements for making our presentation interesting, colorful and forceful. अगले दर्जे पर आपको कुछ बसरी मुआवनात का इंतज़ाम करना है. अब बसरी मुआवनात किन्हें कहा जाता है कि जैसा कि मुख्तलिफ़ तस्वीर हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, मॉडल्स हैं या मल्टीमीडिया है कि जिनको हम अपनी आँखों के ज़रिए से देख सकते हैं. तो अब इनका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? इनका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि एक तो इससे जब हम कोई चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और उसमें मतलब मुख्तलिफ़ तरह के जब इमेजेस और उसमें चार्ट्स और पिक्चर्स और ग्राफ्स या मॉडल्स हमारे सामने आते हैं तो यकीनन एक तो उसमें ऑडियंस की दिलचस्पी पैदा होती है और उसमें एक कलर इजाफा हो जाता है और आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको ये मज़ीद फोर्सफुल कर देता है. द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ विजुअल एड्स आर ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज एंड कंप्यूटर स्लाइड शोज लाइक PowerPoint. Some speakers give printed handouts to the audience to follow as they speak. This technique of using visual aids can save time. This can also make the topic easy. तो ये दो कॉमन सूरतें हैं जो कि हम अपनी विजुअल एड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. एक तो ये कि ट्रांसपेरेंसीज़ का इस्तेमाल करके जैसे थ्रू एनी प्रोजेक्टर हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं और दूसरा ये है कि PowerPoint का इस्तेमाल हम करते हुए अपनी स्लाइड्स बनाते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं. कुछ स्पीकर्स का तरीक़ाकार ये होता है कि कुछ वो अपने हैंडआउट्स को फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं और लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं और फिर वो उसके साथ साथ बोलते चले जाते हैं और लोग उसे देखते जाते हैं. तो विजुअल एड्स का बुनियादी मकसद ये होता है कि इससे वक्त भी बचता है और आप अपने पॉइंट को लोगों तक अच्छे तरीके से और आसानी से पहुंचा भी सकते हैं. रिहर्स द टॉक और प्रेजेंटेशन. आफ्टर डूइंग ऑल द स्टेप्स वी नीड टू रिहर्स और प्रैक्टिस आवर प्रेजेंटेशन. We can deliver our presentation before one or two friends or even we can practice in loneliness. It would tell us how much time our presentation may take and how much time we have for our actual presentation action. So practice will give us confidence. सबसे आखिर में आपको क्या करना है, जब आप तमाम मराहिल से गुजर चुके हों तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. और प्रैक्टिस करने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास प्रेजेंटेशन का एक्चुअल टाइम कितना है और आपको प्रेजेंट करते हुए कितना टाइम लगता है. और ये काम अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों की मौजूदगी में कर सकते हैं और अगर दोस्त मुयस्सर ना हो तो आप अकेले में भी ये कर सकते हैं. लेकिन कम से कम इससे आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कितना टाइम लेती है. तो इस प्रैक्टिस से यकीनन आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा. सो देयर इज़ अ रीकैप. प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन. Number 1, determine the purpose. Number 2, analyze the audience. Number 3, gathering material. Number 4, organization of material. Number 5, create visual aids. Number 6, rehearse the talk or presentation.
सो प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मकसद का तयन करना है, उसके बाद आपको अपने सामाईन को एनालाइज़ करना है, उनका तज्ज़िया करना है, फिर आपको अपनी प्रेजेंटेशन की मुनासबत से मटेरियल इकट्ठा करना है और फिर आपको अगली स्टेज पर उसी मटेरियल को तरतीब देना है और फिर उस मटेरियल को हेल्प और सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना है। और जब सब चीज़ों को आप तरतीब दे चुके हों तो फिर आपको उसकी रिहर्सल करनी है ताकि अच्छे तौर पर आप प्रेजेंट कर सकें। मेरा नेक्स्ट लेक्चर प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन भी इसी की कंटिन्यूएशन है। इंशाल्लाह उस लेक्चर के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।